अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल परवाज़ डाइजेस्ट। पेशे खिदमत है कहानी नन्ना जासूस। तहरीर रिजवान अली सुमरो फ्रॉम कराची। उस गांव का नाम चांदपुर था। ये कहना गलत ना होगा कि चांदपुर अमनो मोहब्बत का गहवारा था। यूं तो चांदपुर में हिंदू मुसलमान दोनों तरह के मज़ाहिब के लोग रिहाइश पजीर थे, लेकिन आज तक चांदपुर के लोगों के दरमियान मज़हब की बुनियाद पर कोई फसाद नहीं हुआ था। यहाँ एक मंदिर था और एक मस्जिद भी। हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमान भरपूर तरीके से शिरकत करते और मुसलमानों के त्योहारों में हिंदू। गर्ज ये कि गांव हर तरीके से अमनो मोहब्बत का गहवारा था। हर मुश्किल में गांव के लोग एक दूसरे का साथ देते। हर साल गांव में एक मेला लगा करता था जिसमें दूर से लोग शिरकत करते। वो मेला इतना मशहूर था कि आस पड़ोस के गांव वाले भी इस मेले में शिरकत करने आया करते थे। इस मेले की सबसे खास वजह मैजिक शो था, जिसका तमाशा देखने के लिए लोग खास तौर पर आया करते थे। नूरपुर के लोगों का जरिया मुआश खेती बाड़ी और जानवरों की तजारत पर था। जानवरों का दूध और उनकी खरीदो फरोख्त करके ये लोग खुशहाली की जानिब गामजन थे। बहरहाल इनकी सादा जिंदगी खुशहाल और पुरसकून थी, मगर एक मसला था जिसकी वजह से उनकी खुशहाली और सुकून दोनों ही दाव पर लग गए थे। उनकी परेशानी का सबब काकोल जंगल था, जो कि आसेब ज़्यादा मशहूर था। काकोल जंगल गांव के आखिरी सिरे से शुरू होकर पास दूसरे गांव की सरहद तक जाता था। ये जंगल आसेब ज़्यादा क्यों मशहूर था, इसके बारे में बहुत सी रवायत मशहूर थीं। कोई कहता कि इस जंगल में एक चुड़ैल घूमती है जो कि रातों को जंगल से गुजरने वाले लोगों का खून पी जाती है। कोई कहता इस जंगल में ऐसा जिन है जिसको इंसानी गोश्त बहुत पसंद है और वो इस गोश्त को खाकर अपना पेट भर लेता है। गर्ज जितने मुंह उतनी ही बातें। यही वजह थी कि हर कोई वहां जाने से कतराता था, जबकि इस जंगल की बदौलत गांव के लोगों को खातिर ख्वाह फ़वाइद भी हासिल हो सकते थे। लेकिन सभी मजबूर थे। रातों को अक्सर जंगल की जानिब हवा के दोष, रोने की आवाज़ें और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थी। सबको ही यकीन था कि आवाज़ें जंगल से ही बुलंद होती हैं। बहरहाल कोई भी जंगल में जाना पसंद नहीं करता था। काकोल जंगल की हैबत पूरे ही गांव में तारी थी, लेकिन कुछ दिनों से गांव वालों का सुकून और करार आ गया था। इसकी वजह यह थी कि जंगल की सरहद के करीब एक दरवेश ने अपना खैमा गाड़ लिया था। शुरू में लोगों ने इस दरवेश को कोई खास अहमियत ना दी, लेकिन उसकी आमद के एक हफ्ते बाद ही एक वाकया हुआ। डगरू मोची का जवान बेटा प्रकाश रात को ही शहर से वापस आया था, लेकिन रात के पिछले पहर अचानक उसकी हालत खराब हो गई। हाथ पैर अकड़ गए, आंखें यकलख्त ही सुरख हो गईं, जैसे किसी ने उसमें सुरख मिर्चें झोंक दी हों। मुंह से झाग निकलने लगा। फिर उसने दीवानों वाली हरकतें शुरू कर दी थीं। सुबह तक पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि प्रकाश को किसी भूत ने जकड़ लिया है। गांव के चौधरी तक ये खबर पहुंची तो वो हैरान रह गया। जरूर प्रकाश जंगल वाले रास्ते से आया, जभी तो उसके साथ ये हादसा हुआ। चौधरी ने खबर लाने वाले से कहा। खबर लाकर देने वाला रहीम नाई था। गांव में वाहिद हजाम की दुकान उसी की थी। रहीम नाई के मुतल्लिक ये बात मशहूर थी कि जो भी उससे बाल कटवाने आता था, रहीम उसको बातों में ऐसा उलझाता कि बाज़ औक़ात उसको डर लगने लगता कि नाई उसका कान ना काट दे। उसके बाप का भी यही बयान है चौधरी साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंगल के आसेब का शिकार हो गया वो। चौधरी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मेरा एक ख्याल है हजूर, नाई ने कहा। भला वो क्या? उस दरवेश बाबा को बुला लेते हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं। वही दरवेश बाबा जो कि जंगल की सरहद के करीब? हाँ हजूर, वही, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। चौधरी को यह मशवरा पसंद आया था। फिर दरवेश बाबा को बुलाया गया। पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, लेकिन जब बात खलके खुदा की खिदमत पर आई तो बाबा जी फौरन ही हाजिर हो गए, लंबे सफ़ेद रंग के चोगे में मलबूस। इस बाबा ने प्रकाश को देखते ही आंखें बंद कर लीं और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। चूंकि प्रकाश बेहोश था, इसलिए वो देख ना सका। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सारे गांव वाले ये देखकर दंग रह गए कि उनकी आंखें सुरख थी, वो भी ऐसी कि जैसे किसी ने सुरख मिर्च पीस कर उसमें डाल दी हो। बाबा जी ने अपने साथ लाए हुए झोले से छोटी सी बोतल निकाली जिसमें सब्ज रंग का कोई महलूल था। इससे चंद कतरे निकालकर उन्होंने प्रकाश पर छिड़काव किया। जैसे ही वो कतरे प्रकाश के जिस्म पर गिरे, उसी लम्हे प्रकाश का जिस्म लम्हा भर के लिए उछला और फिर जब प्रकाश को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। दरवेश बाबा ने अपनी लाल सुरख आंखें निकालकर सबकी तरफ देखा और बोले, ये जंगल के सिमत गया था। अगर कोई दोबारा उस जंगल की तरफ से गुजरा तो यूं समझ लेना वो आसेब का शिकार हो गया। इसको दोबारा तो कुछ नहीं होगा दरवेश बाबा? डगरू मोची ने कांपते हुए कहा। हरगिज नहीं, दरवेश बाबा जलाली अंदाज में बोले। उस दिन के बाद प्रकाश बिल्कुल ही तंदुरुस्त हो गया और दरवेश बाबा की तोती पूरे गांव में बोलने लगी। लोग अकीदत के साथ साथ बाबा की खिदमत में खाने पीने की चीज़ें भी देने लगे। गांव के चौधरी का नाम चौधरी अकबर था।
चौधरी अकबर बड़ा मिलनसार, इंसान दोस्त किस्म का आदमी था। दीगर गांव के वडेरों की तरह कोई लंबी चौड़ी जायदाद का मालिक नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसका मवेशी खाना पूरे गांव में सबसे बड़ा था। चौधरी का ताल्लुक बाकड़ खानदान से था। बाकड़ खानदान की रिवायत थी कि वो हर मुश्किल वक्त में गांव वालों का साथ देता था। इसी वजह से 3 दहाइयों से गांव की चौधराहट बाकड़ खानदान के हाथों में थी। चौधरी अकबर के घर वालों में एक बेटा, एक बीवी और 2 नौकर भी थे। चौधरी अपने बेटे की वजह से काफ़ी परेशान रहता था। आदिल इंतहाई सुस्त और काहिल था। उसको अगर निकम्मा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। आदिल पर अकबर की डांट डपट का कोई असर न होता। अपनी काहली और सुस्ती की बदौलत वो कई बार क्लास टीचर से भी मार खा चुका था। मगर ढाक के 3 पात, हर तरफ वही बेफिक्री और लापरवाही उसका शाखसाना थी। वो अक्सर जरीना से इस बात का शिकवा भी करता रहता था। मैं 2 वजह से परेशान रहता हूँ, एक काकोल का जंगल और दूसरा मेरी औलाद। आप ऐसा क्यों कहते हैं? जरीना ने तड़प कर कहा। अभी वो नादान है, ना समझ है। 9वीं क्लास के बच्चे ना समझ नहीं होते। अरे वो जब जवान होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। हर बच्चे की अपनी रफ्तार होती है। पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। चौधरी अकबर का लहजा तंजिया था। मुझे तो लगता है बाकड़ खानदान में पहला हमन्नक पैदा हो गया। उसकी बात सुनकर जनीना तड़प गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। वो किसी सोच में गुम थी। चौधरी अकबर चंद लम्हात अपनी बीवी को देखता रहा, जिसके चेहरे पर दुख के आसार थे। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे में खड़ी सोचती रही। जरीना को किसी भी सूरत यह गवारा नहीं होता था कि उसके इकलौते बेटे को कोई कुछ कहे, चाहे वो उसका शौहर ही क्यों ना हो। जब अकबर आदिल को डांटता था तो जरीना का दिल बहुत दुखता था। आदिल इस वक्त अपनी आराम कुर्सी पर बैठा एक नॉवल पढ़ने में मसरूफ था। ये नॉवल इश्तियाक अहमद का जासूसी नॉवल था। आदिल को इश्तियाक अहमद की कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। कहानियां पढ़ पढ़ कर वो कभी कभी अपने आप को महमूद, फारूक और फरजाना की जगह महसूस करता था। ख्यालात में वो ऐसे बहुत से केस सुलझा चुका था जिसमें मुजरिम की शनाख्त छुपी थी। इस गांव में एक ही लाइब्रेरी थी जिसका सबसे बड़ा गाहक आदिल था। वो इस कदर मुनहमिक था कि कब उसकी माँ उसके सर पर आकर खड़ी हो गई उसको इस बात का एहसास ही ना हुआ। आदिल, जरीना ने तेज लहजे में उसको पुकारा। आदिल गोया उछल ही पड़ा और किताब छूटकर उसके हाथ से गिर पड़ी। अरे अम्मी जान, ये क्या किया आपने? मुझे डरा ही दिया। डराया नहीं मेरे बच्चे, जगाने की कोशिश की है, जरीना ने प्यार से कहा। मैं जाग ही रहा हूं अम्मी, सोते में भला कैसे नॉवल पढ़ूंगा? उसने मुंह बनाया। अरे नींद तो सभी लेते हैं, मैं किसी और तरीके से जागने की बात कर रही हूँ। जी क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। कौन सा बाप नहीं रहता? जब तक वह परेशान ना हो तो खाना हजम नहीं होता उनका, आदिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लगता है इन फजूल बातों ने काफ़ी बदतमीज़ बना दिया तुम्हें। जवाब में आदिल मुस्कुराया और बोला, अम्मी बदतमीज़ नहीं, हाजिर जवाब। माँ बाप के साथ हाजिर जवाबी नहीं चलती। अगर माँ बाप कुछ भी कहें तो औलाद का फ़र्ज़ है कि उनकी बात खामोशी से सुनी जाए। याद है ना कुरान शरीफ में अल्लाह क्या फरमाता है? सॉरी अम्मी, बिल्कुल याद है कुरान का फरमान। जाओ, मुआफ़ किया, जरीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मगर तुम्हारे अबू परेशान है, ऐसा ना हो कि तुमको बोर्डिंग भिजवा दिया जाए। मगर वो परेशान क्यों है? यह सुनकर जरीना ने उसकी तरफ देखकर संजीदगी से कहा, अरे कल जाकर तुमने गुफरान अंकल के साथ क्या हरकत की थी? वो तो मैं सो गया था। अरे ये कौन सी अच्छी बात है, कोई तुमको बुलाए और तुम खराटे मारो। वो दरअसल अम्मी रात को नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। चौधरी साहब को कितनी शर्मिंदगी हुई। ये कोई पहला वाकया नहीं है, तुम स्कूल के टेस्ट में भी सो गए थे। तुम्हारी वजह से पूरे बाकड़ खानदान की बदनामी हो रही है, जहां जाओ वहां सो जाते हो। अरे अम्मी जान, सोने से बदनामी थोड़ी होती है। बेटा याद रखना, इज्जत हमेशा आदमी के काम और किरदार से होती है। तुम्हारे बाप दादा ने बहुत मेहनत के बाद गांव में यह मुकाम हासिल किया है। उसकी वालदा बोलती जा रही थी, वो खामोशी से सुन रहा था। जब वो खामोश हुई तो वह बोला, देखना अम्मी जान, मैं ज़रूर कोई ऐसा काम करूंगा कि जिससे खानदान का नाम रोशन हो जाए। हाँ देखना आप। गांव में सालाना मेले की आमद करीब थी। सारा गांव इस मेले की तैयारियों में लगा हुआ था। शाकिर भी इस मेले की भरपूर तैयारियों में लगा था। इस मेले के अंदर शाकिर अपना एक स्टॉल लगाता था, जिसमें वो अपनी पानी और पूरी बेचकर काफ़ी कमाई कर लेता था। इसके लिए दूसरे गांव जाना ज़रूरी था। अरे शाकिर बेटा, जंगल वाले रास्ते से मत जाना, उसके वालिद दीनू ने कहा। क्यों, जंगल में क्या है? अरे वो आसेब तो रात में होता है, दिन में थोड़ी ना। मगर आसेब तो है ना। अरे बाबा, ये दुनिया चांद पर घर बना रही है और आप जंगलों में आसेब ढूंढ रहे हैं। मतलब तुम नहीं मानोगे। शाकिर ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। जवाब में दीनू खामोश रहा और फिर बोला, दरवेश बाबा से तावीज़ लेते जाना। हाँ ठीक है, इतना कहकर वो घर से निकल गया। शाम ढलने से पहले ही शाकिर की वापसी भी हो गई। उसके चेहरे पर शदीद थकन के आसार थे। वो गांव में दाखिल हुआ तो चौपाल लग चुकी थी। ये चौपाल गांव की रवायात में शामिल थी। यूं समझ लें गांव की छोटी सी अदालत थी,
जहां गांव के मसले मसाइल, गपशप और बातें की जाती। शाकिर जैसे ही चौपाल के नज़दीक पहुंचा, उसका जिस्म लहराया और फिर लहरा कर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। सब लोग शाकिर की जानिब दौड़ पड़े। अरे अचानक इसको क्या हो गया? अरे भाई, थक गया होगा। मेले के दिन आते हैं तो सबके साथ ऐसा ही होता है, किसी ने कहा। अरे यार, ऐसी बातें मत बनाओ, पानी लाओ ताकि इसको होश में लाया जा सके। सब बातें ही कर रहे थे कि अचानक जंगल की सिमत से एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। आवाज़ सुनते ही सब चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे भाप के इंजन ने अपनी स्टीम छोड़ी हो। आवाज़ सुनकर सब हैरत भरी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे कि एक तेज़ चीख की आवाज़, जो कि हवा के दोष पर तैरती हुई उनके कानों से टकराई थी। चीख किसी औरत की थी। ऐसा लग रहा था जंगल में कोई औरत दर्दो करब से चिल्ला रही हो। ये क्या था? एक ने लरजते हुए पूछा। शायद जंगल का आसेब था। इसी की वजह से शाकिर बेहोश हो गया है। इससे पहले तो प्रकाश की हालत हुई थी, टगरू मोची ने कहा। मगर इसको होश में तो लाओ और कोई जाकर चौधरी साहब को बुला लो, शाकिर के वालिद ने कहा। उसके लहजे से तशवीश झलक रही थी। अपने बेटे की बेहोशी की खबर सुनकर वो भागा चला आया। अब तो शाकिर को होश में लाने के लिए काफ़ी जतन किए गए, मगर वो तो होश में आने का नाम ही नहीं लेता था। दिल की धड़कन और सांसें वैसे ही बहाल थीं, लेकिन वो साकित और जामद पड़ा था। थोड़ी ही देर में चौपाल के गिर्द लोगों का अच्छा खासा हजूम इकट्ठा हो गया। सब लोग इन पुरस्रार आवाज़ों और शाकिर की बेहोशी पर तबादला ख्याल कर रहे थे। क्या ये जंगल वाले रास्ते से गुजरा था? चौधरी ने दीनू से पूछा। उसकी बात सुनकर दीनू रो पड़ा। वो वैसे ही बेटी की हालत से परेशान था। आज इसका इरादा था काकोल जंगल से दूसरे गांव जाने का। क्या? कई आवाज़ें उभरी। काकोल जंगल से? वो आवाज़ भी वहीं से आई थी। ऐसा लगता है कि वो आसेब खुशी का इजहार कर रहे हैं। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर एक बुजुर्ग जो कि काफ़ी उम्र रसीदा थे, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तो क्या शाकिर ने काकोल जंगल का रास्ता इख्तियार किया था? लगता तो ऐसा ही है, करीम चाचा ने तशवीश से कहा। मैंने इसको सख्ती से मना किया था। दीनू की आवाज़ रुंधी हुई थी। मगर जब औलाद कंधे से ऊंची हो जाए तो अपनी मनमानी करती है, वह दुखी लहजे में बोला। बहरहाल इसने जो भी किया अच्छा नहीं किया, चौधरी ने संजीदगी से कहा। फिर यही फैसला हुआ कि दरवेश बाबा को दोबारा तकलीफ दी जाए। चुनाचे दरवेश बाबा को लाने के लिए एक आदमी को भेजा गया। चौधरी अकबर सिर्फ थोड़ी देर के लिए घर आया था ताकि वो कुछ ज़रूरी अमूर निपटाकर वापस चौपाल चला जाए। उसने जरीना को ये बात बता दी। उसकी मत मारी गई थी जो कि उस जंगल से गुजरा। एन उसी वक्त आदिल बोल पड़ा, अब्बू वाकई ये जंगल आसेब ज़दा है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? चौधरी ने चौंक कर कहा। यूं ही, आदिल ने शाने उचकाते हुए कहा। एक बात और पूछूं आपसे? जल्दी करो, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं। मैं भी चलूंगा आपके साथ, आदिल ने कहा। कोई ज़रूरी नहीं, जहां तुमको जाना चाहिए वहां तो अपने बाप के साथ नखरे दिखाते हो। हरगिज़ नहीं, घर में बैठो, जरीना ने सख्त लहजे में कहा। क्यों अम्मी, इसमें क्या बुराई है? अरे ना समझ लड़के, वो ना जाने कौन सा भूत अपने साथ चिमटा कर लिया है, और ऐसा ना हो तो वह भूत तुम्हारा रुख कर ले, क्योंकि ऐसी हवाई चीज़ें बहुत ही जल्द बच्चों को अपना निशाना बनाती हैं। जवाब में आदिल मुस्कुराया और बोला, अच्छा अब्बू ये बता दें, जंगल के आसेब को किसी ने देखा है कि नहीं? क्यों क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? रात को डर लगेगा, जरीना ने उसको डांटा। लेकिन वो अपने अब्बा की तरफ ही देख रहा था। अरे मैंने तो नहीं देखा, किसी और ने? पता नहीं, चौधरी अकबर ने कहा। तुमको क्या करना है? कुछ नहीं, मैं तो अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा था। उसके अंदाज में मासूमियत थी। जवाब में चौधरी अकबर उसको घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गए। दरवेश बाबा बड़े ही शाहाना अंदाज से बैलगाड़ी से उतरे और चौधरी अकबर भी उनसे काफ़ी मुतासिर नजर आता था, क्योंकि पहले ही बुलावे पर गांव वालों की खिदमत में हमेशा ही आता। दरवेश बाबा लोगों से मिलते मिलाते हुए शाकिर के करीब पहुंच गए। मैंने कहा था ना कि कोई जंगल के करीब से भी ना गुजरे, उन्होंने गूंजदार आवाज में कहा। पूरे चौपाल में सुकूत तारी था। हर कोई उन्हीं की तरफ देख रहा था। दरवेश बाबा हर एक की तरफ जलाल भरी निगाहों से घूर रहे थे। उनके माथे पर शिकनें उभरी हुई थीं। क्या इसे इल्म नहीं था कि जंगल आसेब ज़दा है? मैंने समझाया था दरवेश बाबा, मगर इसने मेरी बात नहीं सुनी। दीनू ने भराए हुए लहजे में कहा। मेरे बच्चे को ठीक कर दें, आपका एहसान होगा। इस पर आसेब ने हमला किया है, बाबा ने उसको जलाली निगाहों से घूरते हुए कहा। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि आसेब बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना कहकर बाबा जी शाकिर की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो कि बदस्तूर बेहोश था, और फिर उसके माथे पर शहादत की उंगली रखकर कुछ पढ़ने लगे। पहले उनकी आवाज़ धीमी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। अचानक जंगल की सिमत से एक चीख की आवाज़ बुलंद हुई। आवाज़ दर्द भरी थी, जिसको सुनकर सभी कांप गए। लेकिन दरवेश बाबा पुरसुकून थे। 15 मिनट की पढ़ाई के बाद शाकिर के जिस्म में हरकत हुई और फिर उसने आंखें खोल दी। चौपाल में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्द ही शाकिर ने पूरी तरह से आंखें खोल दी। उसके मुंह से पहले ही जुमले ये निकले, मैं कहाँ हूँ?
तुम चौपाल में हो? दरवेश बाबा मुस्कुराए। फिर शाकिर ने अपने माथे पर रगड़ा और कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, मैं जंगल से गुजर रहा था। एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर अचानक मैंने उस बड़े से बरगद पर कुछ देखा था। उसने इतना ही कहा था कि उसकी आंखों से खौफ नजर आने लगा। तुमने किसको देखा था? दरवेश बाबा ने खोजने वाले अंदाज में पूछा। वो आंखें थीं, लाल सुर्ख। उसकी बात सुनकर बाबा सोच में पड़ गया और बोला, तुम्हारी इस गलती से आसेब अब गुस्से में आ गया है। खैर, अब मैं देख लूंगा। मुझे उसको काबू करना पड़ेगा। जब तक मैं उसको काबू ना कर लूं, कोई भी गांव वाला रात को घरों से बाहर नहीं निकलेगा, वरना अब शायद मैं उस बंदे को बचा ना सकूं। यह सुनकर सारे गांव में तशवीश की लहर दौड़ गई। सारे गांव को बाबा की नसीहत से आगाह कर दिया गया, क्योंकि बाबा का एक मकसद था कि किसी भी तरह उस अनदेखे आसेब को पकड़े, जो कि गांव के 2 लोगों को शिकार बना चुका था। जरीना और आदिल मुंह खोले शाकिर की कहानी सुन रहे थे। अकबर थोड़ी ही देर पहले थका मांदा घर में दाखिल हुआ था। जरीना ने फौरन ही खाना लगाया और खाने के दौरान ही जरीना बोल उठी, शाकिर भाई का क्या हुआ? उसको होश आ गया, चौधरी अकबर ने निवाला चबाते हुए कहा। अरे ये कैसे हुआ? सब दरवेश बाबा की करनी है। क्या शाकिर भाई बाबा जी की पढ़ाई पर होश में आए थे? आदिल पूछ बैठा। हाँ। क्या वो वाकई बेहोश थे? आदिल ने अजीब सी बात कही। चौधरी अकबर ने जवाब में अपने बेटे को घूरा और सख्त लहजे में कहा, कभी तो होश के नाखून लो। 9वीं जमात में हो तुम? 9वीं के बच्चे समझदार होते हैं। वो बेहोश था तभी इतनी दौड़ धूप हुई। ओह अच्छा, मैं कुछ और समझा। नहीं, तुम क्या समझे थे? कुछ नहीं, जाने दे। आदिल ने लापरवाही से सारे लाया और खाने में मशगूल हो गया। चौधरी जवाब में उसको घूर कर रह गया। जरीना जल्दी से बोली, अब तो इसका यह मतलब हुआ कि कोई रातों को बाहर नहीं घूम सकता? हाँ भाई, दरवेश बाबा ने मना किया है और मुझे यकीन है कि कोई रातों को अपने घर से बाहर नहीं घूम सकेगा, मेरे अलावा। आदिल ने धीरे से कहा। यह अच्छा ही हुआ कि उसके अम्मी अब्बू ने सुना नहीं, वरना तो वो उस पर बरस पड़ते। रात के 1 बजे का वक्त रहा होगा। मंगल शहर में नौकरी करता था। जब वो गांव लौटा तो 12 बज रहे थे। जैसे उसने गांव की सरहद पर कदम रखा, अचानक जंगल से एक तेज चीख की आवाज गूंजी। चीख की आवाज सुनते ही वो कांप गया। अचानक उसने जंगल की सिमत से 3 सफेद चमकदार सायों को हवा के दोष पर तैरते हुए गांव की जानिब बढ़ते हुए देखा। उसके हलक से एक तेज चीख निकली और उसने गांव की तरफ सरपट दौड़ लगा दी और अपने घर पहुंचकर ही दम लिया। दूसरी सुबह उसको तेज बुखार चढ़ चुका था। इससे ज्यादा हंगामा खेज खबर काले खान से मुतल्लिक थी। काले खान के मवेशी गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सेहतमंद थे। काले खान का रुख मवेशी खाने की तरफ था और उसके कदम तेजी से उठ रहे थे। दरअसल वो अपने जानवरों से काफी मानूस था और उनसे बेहद मोहब्बत करता था। वो हमेशा रात के वक्त अपने मवेशी खाना का चक्कर जरूर लगा लिया करता, लेकिन रात को पाबंदी और चीख सुनने के बाद वह मवेशी खाना जा ही ना सका। जैसे उसने मवेशी खाना में कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ। वो इस एहसास को समझने से कासिर था। मवेशी वाकई भूखे थे और उसकी तरफ देखकर मुंह चलाते हुए इशारा कर रहे थे कि हमें खाना दे दो। काले खान को काफी तरस आया और फौरन ही उनका चारा बनाने लगा। थोड़ी देर के बाद चारा तकसीम करते वक्त उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो जान गया कि मवेशी खाने में दाखिल होते ही एक अजीब सी बेचैनी क्यों हो गई थी। तमाम जानवरों में उसकी सबसे कीमती और खूबसूरत गाय, जिसका नाम लाली था, वो गायब थी। काले खान बुरी तरह से चौंका और फिर बदहवासी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। वो सोच रहा था कि लाली कहाँ चली गई। बहुत ही जल्द ये बात वाज़ेह हो गई। लाली नामी गाय गायब है। वो बदहवासी के आलम में घर से बाहर निकल आया। उसको सिंधु राम आता दिखाई दिया। सिंधु राम तेज तेज कदम उठाता हुआ उसकी जानिब चला रहा था। सिंधु भाई, तुमने मेरी लाली को देखा है? हाँ। सिंधु चौंका और फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, क्या कहा? मेरी लाली मवेशी खाने में नहीं है। काले खान का लहजा रुंधा हुआ था। मैं खुद अपने बिछड़े शेरू को ढूंढ रहा हूं, वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या? काले खान हैरत से उछल पड़ा। गांव से मवेशियों का गायब हो जाना काफी हैरत अंगेज था, क्योंकि साल हर साल ऐसा कभी नहीं हुआ था। गांव की हदूद में से कोई भी जानवर गायब हुआ हो। थोड़ी ही देर में खेतों की तरफ लोगों का मजमा लग गया। सभी काले खान और सिंधु के मवेशी गायब हो जाने पर हैरान थे और इन लोगों में चौपाल के बड़े भी शामिल थे। आखिर जानवर गए कहाँ? किसी ने कहा। हाँ, इसका खोज लगाना बहुत ही जरूरी है, चौपाल के एक बड़े ने कहा। अब तो शाकिर भी ठीक है, मैं उसको दूसरे गांव का चक्कर लगाने भेजता हूँ। वो मेले के बहाने वहां का जायजा भी ले लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे गांव से आकर किसी ने यह चोरी की हो। बात में वजन था, इसलिए सभी खामोश हो गए। लेकिन शाकिर तो दूसरे गांव गया हुआ है मेले के चक्कर में, उसके वालिद दीनों ने इंकिशाफ किया। ओह! सबके चेहरों पर मायूसी छा गई। ऐन उसी वक्त मंगल उठ खड़ा हुआ, जिसने गुज़िश्ता रात 2 साए देखे थे।
मंगल की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब थी। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। साफ लग रहा था कि वो बीमार है। क्या हुआ मंगल? चौपाल के एक बड़े ने नरम लहजे में पूछा। हजूर, तेज बुखार है। तो फिर जाओ आराम करो। चौधरी ने उसकी तरफ देखकर कहा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोल लो, चौधरी ने मुख्तसर कहा। ये जानवर जंगल के आसेब ने गायब किए हैं। आसेब के मुतल्लिक मुझे मेरे बाबा ने बताया। उसकी बात सुनकर सारे ही चौंक गए। तुम ये कैसे कह सकते हो? फिर मंगल ने अपने साथ होने वाले वाक्य को मुख्तसरन बताया। वाक्य को सुनते ही सारे चौपाल में खौफ फैल गया। मेरे ख्याल से एक बार फिर दरवेश बाबा को बुलाया जाए, दीनू ने राय दी। ये सुनते ही सब चौंक उठे और सबने इस राय से इत्तफाक किया। सिंधु और काले खान का हाल बहुत ही बुरा था। 1 घंटे के बाद दरवेश बाबा चौपाल में मौजूद थे। सारी बात सुनने के बाद वो बोले, कोयले दहकाओ। मैं अमल के जरिए मालूम करता हूं कि जानवर कहाँ हैं। चुनाचे एक बड़े से तसले में कोयले सुलगाए गए और दरवेश बाबा आंखें बंद करके बैठ गए। कुछ लम्हों बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन आंखों में सुर्खी थी। बस ये आग बुझा दो। हमें पता चल चुका है कि वो जानवर कहाँ हैं। कहाँ हैं? सबके मुंह से बैक वक्त निकला। काकोल जंगल, बाबा ने सरसराती आवाज में कहा। काकोल जंगल में? कई आवाजें उभरी थीं। हाँ मेरे बच्चों, दरवेश बाबा ने सारे लाया। मैंने कहा था ना कि आसेब जरूर पलटवार करेगा और अपना बदला लेगा। ये तो शुक्र है कि उसने जानवरों पर अपना गुस्सा निकाला। अगर वह तुम लोगों पर वार करता तो ना जाने क्या हो जाता। दरवेश बाबा के अल्फाज ने पूरे चौपाल में मौत का सा सन्नाटा तारी कर दिया। थोड़ी देर के बाद चौधरी अकबर भराई हुई आवाज में बोला, तो फिर अब क्या होगा? मैं इस आसेब पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ हो चुका हूँ, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। इसमें वक्त लगेगा। इस दौरान अगर मजीद जानवर गायब हों तो सिवाय सब्र के कोई और चारा नहीं। ओह, चौधरी के मुंह से निकला। फिर वो कुछ सोचकर बोला, हमारे मवेशी बहुत कीमती हैं। क्या उनकी हिफाजत के लिए मवेशी खानों में ताले लगवा दें? ज़रूर ऐसा करो, मगर उस आसेब के लिए ताले कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इंसानी जानों का ज़िया हुआ तो मुझे मत कहना। नहीं नहीं, काले खान बोला, जानवरों से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी हमें अजीज़ है। काले खान ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। फिर ठीक है, मैं आज से ही उस आसेब की सरकोबी के लिए काम शुरू कर देता हूँ। ये कब तक हो जाएगा? चौधरी अकबर ने पूछा। बहुत जल्द। इतना कहकर उसके लबों पर मायनी खेत से मुस्कुराहट दौड़ गई। गांव में मेले का आगाज हो चुका था, लेकिन इस बार गांव के लोगों में वो जोशो खरोश ना था, क्योंकि इसी हफ्ते में गांव में मुख्तलिफ लोगों के मवेशी गायब हो चुके थे। रोजाना ही सुबह के वक्त गांव वालों को खबर मिलती कि किसी न किसी का मवेशी गायब है। लोगों ने ताले लगाने की भी कोशिश की, लेकिन बेसूद। इन तालों की ही मौजूदगी में सारे जानवर गायब हो जाते। आज किसी का फलां जानवर गायब, आज किसी का फलां जानवर गायब। ये खबर सुनकर वो सभी अफसरदा हो जाते। इसकी वजह यह थी कि वो लोग आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर के शरीक थे। मेला जारी था। दूसरे गांव के लोगों की वजह से मेले में रंग दिखाई देता था, और ये मेला 3 दिन तक जारी रहा। हैरत अंगेज बात यह थी कि मेले के इन 3 दिनों में किसी का जानवर भी गायब नहीं हुआ था। अलबत्ता चौथे दिन की सुबह मीर साहब के जानवरों की गुमशुदगी की खबर लाई थी। मीर साहब बहुत परेशान थे। गुस्सा में वो गांव के चौपाल तक जा पहुंचे। बस चौधरी अकबर की आमद का इंतजार था। थोड़ी ही देर में चौधरी साहब तशरीफ ले आए। अब तक सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ चौधरी साहब, मीर साहब ने तिल मिलाकर कहा। मेरे 4 कीमती जानवर गायब हो चुके हैं, जो कि इस साल मंडी में बहुत महंगे दामों बिकते। भाई ये मामला सभी के साथ है। सभी का कम या ज्यादा नुकसान तो हुआ है। मेरे खुद 2 बैल गायब हो चुके हैं, चौधरी ने भराई हुई आवाज में कहा। मैंने तो सोच लिया कि अपने मवेशी खाना पर ताला लगवा दूंगा। जरूर लगवाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। इतना सुनकर मीर साहब लाजवाब हो गए, लेकिन उनकी आंखें शदीद किस्म की बेबसी जाहिर कर रही थीं। आदिल इस वक्त जरीना के साथ बैठा हुआ शाम की चाय पी रहा था। शाम की चाय के साथ माँ का समझाना बुझाना भी जारी था। माँ की बातें तो उसके पल्ले क्या खाक पड़ती, मगर इस वक्त वो कुछ और सोच रहा था। फिर उसने अपनी माँ को मुखातिब किया। अम्मी। जी बोलो। एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? वो आसेब 3 दिन से कहाँ था? उसकी बात सुनकर जरीना गुस्से में फट पड़ी। मैं तुमको क्या समझा रही हूँ? तुम ये फजूल बातें लेकर बैठ गई। ये तुम्हारा नहीं, बड़ों का मसला है। स्कूल से तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम क्लास में सोते रहते हो। अगर तुम्हारे बाप को पता लगा तो चमड़ी उधेड़ देगा तुम्हारी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ अम्मी, मुझसे गलती हुई, मगर मेरा तो सवाल यह है कि मेला 3 दिन रहा और फिर किसी का जानवर गायब नहीं हुआ, तो क्या वो आसेब इस मेले में घूम रहा था? उसकी बात सुनकर जरीना अब चौंकी। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो लोग समझना नहीं चाहते, उसने मुंह बनाकर कहा। अरे तुम साफ बात करो, 4 किताब पढ़कर तुम भी जासूस बन गए हो। आपने ठीक कहा अम्मी, आसेब पढ़ाई से नहीं जासूसी से भागेगा।
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ, अब वक्त आ गया है कि मैं जासूस बन जाऊं। उस रात चांद अपनी पूरी आबोताब पर था। खिड़की से बाहर का दिलकश मंजर काफी वाजे दिखाई दे रहा था। वो अक्सर रातों को देर से सोने का आदी था, लेकिन आज वो जाग रहा था। उसने खिड़की के पट खोले और झांक कर एहतियातन इधर उधर देखा। चारों तरफ छाए हुए सन्नाटे को देखकर उसने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया और खिड़की की तरफ से बाहर छलांग लगा दी। वाकई दूर दूर तक गली में कोई जीरू दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक जंगल से एक तेज चीख की आवाज सुनाई दी। चीख सुनकर एक लम्हे के लिए वो कांप गया। उसने अपनी आंखों पर लगा हुआ चश्मा दुरुस्त किया और खौफजदा अंदाज में कदम आगे बढ़ाने लगा। थोड़े ही फासले पर खेतों का सिलसिला था। वह दरख्तों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका रुख मवेशी खाने की तरफ था। थोड़ी देर के बाद वह ऐसी जगह मौजूद था जहां कितार दर कितार लोगों के मवेशी खाने थे। अचानक जंगल वाली साइड से 3 सफ़ेद चमकीले साए बरामद हुए। वह सफ़ेद लिबादे में मलबूस थे। वह तीनों चमकीले साए नपेतुले अंदाज में कदम उठाते हुए मवेशी खानों की तरफ बढ़ रहे थे। उसने मायने खेज अंदाज में सर हिलाया और जेरेला बुड़बड़ाया तो मेरा अंदाजा ठीक ही था। अब मुझे बाकड़ खानदान का फर्द होने का हक अदा करना है। आदिल जेरेला बुड़बड़ाया और अपनी जेब से एक स्पाई कैमरा निकाला जो कि उसके मामू ने लंदन से भेजा था। इसकी खास बात यह थी कि वो रात के अंधेरे में साफ और वाज़ेह तस्वीरें खींचता था। तीनों साए मवेशी खाने में दाखिल हुए। जब वो बाहर आए तो उनके हाथ खाली ना थे। तीनों ने एक एक बैल की रस्सी थामी हुई थी। आदिल ने सारी तस्वीरें अपने कैमरे में महफूज की और फिर उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। अब वो चौधरी साहब की नज़रों में अपने आप को सुरखरू कर सकता था। दूसरे दिन आदिल सुबह ज़रा देर से उठा था। उसने फ़ौरन ही जरीना से पूछा, अम्मी जान, अब्बू कहाँ हैं? सुबह सुबह उनकी याद कैसे आ गई? वह मुस्कुराई, बहुत ही ज़रूरी काम है। सब खैरियत है? मेरी तो है, लेकिन चोरों की नहीं। चोर मतलब? अब्बा जान के पास ले चलें, वहीं सब कुछ बताऊंगा। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा। कमरे में होंगे या कहीं जाने की तैयारी कर रहे होंगे। यह सुनना था कि आदिल फ़ौरन ही कमरे की जानिब भागा। आदिल के पीछे उसकी अम्मी भी थी। जल्द ही वो दोनों अब्बू के कमरे के सामने थे। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? आज स्कूल की छुट्टी है इसलिए जल्द उठ गया। खूब, चौधरी अकबर ने सारे लाया। फिर आदिल ने हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा उनके सामने कर दिया। ये क्या है? इसमें मवेशी चोरों की तस्वीरें हैं। उनका सारा किस्सा, सारा खेल मेरी समझ में आ चुका है। चौधरी अकबर ने हैरत से कैमरा उठा लिया। जूं जूं वह तस्वीरें देखता उसकी हैरत में इजाफा होता जाता। फिर उसके मुंह से निकला, प्रकाश, शाकिर और दरवेश बाबा ही चोर हैं? जी हाँ बिल्कुल। मगर कैसे? सीधी सी बात है, गांव वालों को जो चीखें सुनाई देती हैं लाजमी तौर पर कोई ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम है जो कि आवाज़ को पूरे जंगल और गांव में फैला देता है। आदिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन तुमने तस्वीरें कहाँ से लीं? कल रात काली की। आदिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या तुमको डर नहीं लगा? डर कैसा, मैंने बहुत ही खौफनाक नॉवल पढ़े हैं। आदिल ने हंसकर कहा। बेटा तुमको कैसे शक हुआ? बात दरअसल यह है कि जब मेले में कोई जानवर चोरी नहीं हुआ तो मुझे शक हुआ ये काम भूतों का नहीं इंसानों का है। फिर मैंने तहकीक शुरू की तो जल्दी अंदाजा हो गया कि इस काम के पीछे दरवेश बाबा, प्रकाश और शाकिर शामिल है। दरवेश बाबा ने अपनी धाक जमाने के लिए प्रकाश को मजबूर किया कि अपने ऊपर आसेब का ड्रामा करे ताकि लोग उनको पहुंचा हुआ आमिल समझें। उनका अगला मंसूबा चोरी का था। चुनाचे शाकिर ने बेहोशी का ड्रामा रचाया ताकि आसेब की दहशत पैदा की जा सके और जानवर बासानी चोरी किए जा सकें। इतना सुनना था कि चौधरी अकबर ने आगे बढ़कर आदिल को गले से लगा लिया। अगला 1 घंटा चौपाल में काफ़ी हंगामा खेज साबित हुआ था। जब चौपाल में यह पता चला कि गांव के असल मुजरिम बाबा, शाकिर और प्रकाश हैं, उन्होंने उसी वक्त ही इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। इसके लिए रात का इंतजार किया गया। उसी रात उन तीनों को मवेशी चराते हुए गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जरा सी छतरौल पर उन्होंने सब कुछ उगल दिया कि वह जंगल की आसेबी शोहरत का फायदा उठाते हुए जानवर रातों रात पार करके शहर रवाना कर देते थे। एक सवाल अब भी जूं का तूं था जो कि मंगल ने उठाया था। उसका कहना था कि उसने फिजा में तैरते हुए साए देखे थे। वो क्या थे? इसका जवाब कोई नहीं दे सका कि वो तैरते हुए साए आसेब था या फिर चोरों ने किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। आदिल की जहानत का पूरे गांव वालों ने लोहा मान लिया था। काले खान ने चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा, भाई चौधरी, तुम इसको अब अपनी सीट दे दो। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, जबकि आदिल के लबों पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी और हाथों में इश्तियाक अहमद का जासूसी नॉवल। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।